पायलट हमेशा धूप का चश्मा पहनते हैं और यह सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं पहने जाते। पायलट प्लेन में कई लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए उन्हें बिना किसी परेशानी के एयर ट्रैफिक को अच्छी तरह से देखने, सभी लाइट्स, सिंबल्स और मार्किंग्स के साथ साथ एयरक्राफ्ट के सभी बटन और मैनुअल्स की पहचान कर सकने वाला होना चाहिए। इसलिए किसी भी पायलट के लिए परफेक्ट हेल्थ और खास तौर से परफेक्ट विजन होना जरूरी होता है। पायलट हर साल यह कंफर्म करने के लिए हेल्थ चेकअप कराते हैं कि वे स्वस्थ हैं या नहीं और क्या काम कर सकते हैं। नजर से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम वाले लोग पायलट के तौर पर काम नहीं कर सकते। पायलट के लिए नजर शायद सबसे खास क्वालिटी है जो उनके पास होनी चाहिए और उन्हें अपने पूरे करियर में परफेक्ट विजन बनाए रखने के लिए अपनी आंखों की देखभाल करते रहना चाहिए। अगर आप एक पायलट हैं तो ये आसान काम नहीं है। हमारे सूर्य से निकलने वाले हानिकारक सोलर रेडिएशन को धरती का एटमॉस्फेयर फिल्टर करता है। ऐसे में अगर आप अपना ज्यादातर समय जमीन पर बिताते हैं तो सूर्य की रोशनी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ऊपर आसमान में यह मामला अलग है। हवा कम है और ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। हर 100 फीट की ऊंचाई के साथ सोलर रेडिएशन 5% ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। विमान औसतन 35,000 फीट पर उड़ते हैं। इसका मतलब है कि यूवी रेडिएशन की मात्रा जमीन की तुलना में 1750% ज्यादा है। यह किसी भी व्यक्ति की आंखों के लिए बहुत हानिकारक होता है। पायलट जितना ज्यादा समय हवा में बिताते हैं, यह उतना ही उन्हें आंखों की कई परेशानियों के लिए टारगेट बनाता है। फिर किसी भी पायलट को आंखों की समस्या होने पर उसकी कीमत अपने करियर से चुकानी पड़ती है। इस वजह से वे अपनी नजर को बचाने के लिए सनग्लासेस पहनते हैं। उनके सनग्लासेस बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। वे पक्के तौर पर सूरज की रोशनी के असर को कम करने वाले, यूवी किरणों को रोकने वाले हों और आंखों की 100% सुरक्षा करने वाले हों। इसके अलावा ये पोलराइज सनग्लासेस नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे कॉकपिट के डिस्प्ले को देखने में बाधा आ सकती है। सनग्लासेस उनकी आंखों को बेस्ट क्लैरिटी देने वाले, आंखों की थकान कम करने वाले और यहाँ तक कि कलर डिफॉर्मेशन को कम करने वाले होने चाहिए ताकि चीजों को ठीक वैसा ही देखा जा सके जैसी वे बिना धूप के चश्मे के दिखाई देती हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग किसी उड़ान की सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक स्टेज है। सभी की सुरक्षा को पक्का करने के लिए इसके नियम खास तौर पर सख्त हैं। इन नियमों में से एक है अपने डिवाइसेस पर एयरप्लेन मोड चालू करना। इसके पीछे का कारण यह सुनिश्चित करना है कि गैजेट से ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रुकावट पैदा न करें और न ही रेडियो की फ्रीक्वेंसी रोकें। शायद आपने ध्यान दिया हो कि स्पीकर के बगल में रखे आपके सेलफोन पर कॉल आने से ठीक पहले स्पीकर पर क्लिकिंग साउंड आता है। यह साउंड वही है जो पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेट करते समय सुन सकता है। यहाँ तक कि 1 सेकंड की रुकावट भी पायलट और विमान की बारीकी से निगरानी करने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बहुत कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर सेलफोन से समस्या होती है, केवल कुछ टाइप से ही प्रॉब्लम होती है और यह हमेशा एक कॉम्बिनेशन के चलते भी होता है जो निर्भर करता है कि सेलफोन किस टाइप का है, यह कैबिन से कितना दूर है और कितने सेलफोन एयरप्लेन मोड में नहीं हैं। विमान चालक दल यह पक्के तौर पर नहीं पहचान सकता कि किस यात्री ने एयरप्लेन मोड चालू नहीं किया, लेकिन वे बता सकते हैं अगर बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए वे आपको बार बार ऐसा करने के लिए कहते रहते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान एक और जरूरी काम विंडो ब्लाइंड्स को ऊपर उठाना होता है। यह बेहतर सेफ्टी के लिए किया जाता है। यह आपकी आंखों को बाहर की लाइट या अंधेरे की आदत डालने के लिए किया जाता है। यदि उड़ान के इस खास स्टेज के दौरान कुछ होता है तो हर कोई रिएक्ट कर पाएगा और तेजी से बाहर निकल पाएगा। इसलिए हवाई जहाज में रोशनी कम की जाती है। इस तरह से प्लेन के अंदर की लाइट बाहर की रोशनी से मेल खाने लगेगी। दूसरा कारण यह है कि यदि विमान के जमीन पर होने पर विंडो ब्लाइंड खुले हैं तो बाहर के लोग देख सकते हैं कि विमान में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, क्या प्लेन में कोई आग या धुआं निकल रहा है और वास्तव में यह कहां से निकल रहा है। इस तरह वे बाहर निकलने का बेहतर प्लान बना सकते हैं। यात्रियों से कहा जाता है कि वे अपनी टेबल को फोल्ड करें और सीटों को सीधा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इमरजेंसी में हर कोई जितनी जल्दी हो सके प्लेन से बाहर निकल सके। आप जानते होंगे कि एक प्लेन में हमेशा 2 पायलट्स होते हैं और यह सेफ्टी की वजह से किया जाता है। यदि पहले पायलट को कुछ हो जाता है
तो को पायलट उसकी जगह ले सकता है। एक हवाई जहाज में ऑटो पायलट जैसे कई तरह के ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, लेकिन एक विमान एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसकी सभी तरह से मॉनिटरिंग और रेगुलेशन काफी जरूरी होता है। दूसरा पायलट बेहतर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जब पहला पायलट ऑटो पायलट को कंट्रोल और एडजस्ट करता है, दूसरा कंट्रोल्स पर नजर रखता है या कंट्रोल टावर के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए चेकलिस्ट भी होती हैं और पायलट्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे रूट की अलग अलग स्टेज पर इनका पालन करते रहें। इसलिए जब कैप्टन फ्लाइट पर फोकस कर रहा होता है तो को पायलट चेकलिस्ट को पूरा करता है और ये इंश्योर करता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। कुछ उड़ानें लंबे समय तक चलती हैं। उदाहरण के लिए सिंगापुर से न्यूयॉर्क की फ्लाइट अब तक की सबसे लंबी उड़ान थी और यह लगभग 17 घंटे 50 मिनट की होती है। 14 या 15 घंटे तक चलने वाली उड़ानें पहले से ही काफी कॉमन हैं। बेशक कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि एक ट्रेन पायलट भी इस पूरे टाइम में फोकस नहीं रह सकता है। इसलिए फ्लाइट के लंबे घंटे पायलट्स की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं। वे थकान का अनुभव कर सकते हैं और यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका काम संभालने के लिए पास में एक दूसरा पायलट हो। सबसे लंबे रूट्स पर उड़ान भरने वाली कुछ एयरलाइंस के पास 3 पायलट भी होते हैं। एक पायलट के आराम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन होता है, जबकि दूसरे पायलट प्लेन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन विमान पर 2 या 3 पायलट्स के अलावा एक ऑटो पायलट भी होता है। फिर भी हमें इंसानी पायलट्स की जरूरत है, क्योंकि कोई भी ऑटो पायलट, यहाँ तक कि अब तक सबसे अच्छा मौजूद भी, अभी तक इंसानों की जगह नहीं ले सकता। एक ऑटो पायलट जो हर पैसेंजर प्लेन में होता है, वह केवल तयशुदा और बहुत ही सीमित शर्तों के तहत विमान को मैनेज कर सकता है। अभी तक कोई भी ऑटो पायलट अपने आप टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता है, तभी यह काम मैन्युअली किया जाता है। कैप्टन टेक ऑफ के बाद ऑटो पायलट को एक्टिवेट करता है और लैंडिंग से पहले इसे बंद कर देता है। विजिबिलिटी नहीं होने की कंडीशन में पायलट ऑटो लैंड सिस्टम को यूज करके प्लेन को लैंड करा सकता है। यह सिस्टम प्लेन को पूरी तरह से ऑटोमेटिकली और कुछ नजर न आने की हालत में भी उतार सकता है, लेकिन फिर भी इसे एक पायलट के सुपरविजन की जरूरत होती है। ऑटो पायलट की ज्यादातर जरूरत इसलिए होती है ताकि पूरी उड़ान के दौरान इंसानी पायलट को हवाई जहाज को हाथ से कंट्रोल न करना पड़े। जैसे जब आप एक शहर से दूसरे शहर में ड्राइव करते हैं तो आपको हर समय स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखना पड़ता है। ऑटो पायलट आपको उसी कोशिश से बचाता है जो प्लेन को सही दिशा में लेकर आगे बढ़ता रहता है। हर हवाई जहाज का रूट डेटा पहले से प्लान्ड होता है और सिस्टम पर अपलोड किया जाता है। पायलट जिस मोड की जरूरत होती है उसे सेट कर सकता है और ऑटो पायलट अपने अपलोड किए गए मार्ग के दौरान प्लेन को कंट्रोल कर सकता है, ऊंचाई, गति और दिशा बनाए रखने के लिए। इस बीच पायलट ऑटो पायलट पर नजर रखते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ नेविगेट, प्लानिंग और कम्युनिकेट करने जैसे दूसरे कामों पर फोकस करते हैं। अगर आपने कभी उड़ान भरी है तो आपने शायद देखा होगा कि खिड़कियों पर एक छोटा सा छेद होता है। इसे ब्लीड होल कहा जाता है। किसी प्लेन की खिड़की में प्लेक्सी ग्लास के 3 पेन होते हैं और बाहरी और बीच के पेन के बीच थोड़ा सा अंतर होता है। बीच वाले में ब्लीड होल होता है। यह केबिन के अंदर और बाहर की हवा के दबाव के अंतर को कंट्रोल करने के लिए है। इस तरह बाहरी पेन लोड को संभाल सकता है। अगर बाहरी पेन टूट जाता है तो बीच वाला, भले ही उसमें एक छेद हो, खिड़की को बरकरार रखने में कामयाब होगा। इसके अलावा यह छेद खिड़कियों को फॉगिंग और फ्रॉस्टिंग से बचाता है। जब भी कोई प्लेन उड़ता है तो वह अपने पीछे एक सफेद निशान छोड़ जाता है। वहां ऊपर आसमान में प्लेन के इंजन से निकलने वाली गर्म गैस की तुलना में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और वेपर प्रेशर कम होता है। गर्म गैस और ठंडा वातावरण एक साथ मिल जाते हैं और जम जाते हैं, जिससे एक निशान पीछे बनता है। यह वही प्रिंसिपल है जब आप एक ठंडे दिन में अपनी गर्म सांसों के बादल देखते हैं। आप उस ट्रेल को देखकर बाहर के मौसम के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। यदि यह पतला और छोटा है तो मौसम अच्छा है और ह्यूमिडिटी कम है, लेकिन अगर निशान मोटा और लंबा है तो यह नम हवा का संकेत है और आने वाले तूफान का साइन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ आपके लिए पायलट की एक सलाह भी है। जब कोई पायलट एक पैसेंजर के रूप में उड़ान भरता है तो वे हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि इमरजेंसी रास्ता कहाँ है। इससे भी ज्यादा वे अपनी सीट और इमरजेंसी एग्जिट के बीच की लाइनों की संख्या को गिनते हैं।
इस तरह इमरजेंसी के मामले में आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं, भले ही आपको कुछ न नजर आ रहा हो। बस आपको सीटों को छूकर उन कतारों की संख्या को पार करना होगा जिन्हें आपने पहले गिना था।